5 तक ये मेरा लेवल है, हाँ D3 to D5। हाँ, तो तो हमारा एक समझ मैं रहा था ना। रिक्वेस्ट करूंगा कि सब म्यूट कर लेंगे तो सबके लिए आसान हो जाएगा। आप सब म्यूट कर लेंगे प्लीज, अभी आसान हो जाएगा, उससे बीच में आवाजें आ रही हैं। थैंक यू जी। अच्छा, सो मैं अपने बारे में बता रहा था। तो मेरी 1997 में इंजरी हुई थी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, और D3 D5 लेवल पे है, कंप्लीट पैराप्लेजिया है मेरे को। सो मेरी इंजरी कंप्लीट है। तो शुरू में मेरी जो बेसिकली रिहैबिलिटेशन, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती थी, तो पहले मैं PGI रहा, फिर मैं किर्की गया, तो उसके बाद मैं थोड़ी देर दिल्ली में भी रहा, ISIC दिल्ली। तो उसमें मेरे को जो अपना जो एक्टिविटीज को मैनेज करना है, इस टूल को मैनेज करना है, जैसे कि आप काफी जानते होंगे इसके बारे में कि जो सिखाया जाता है रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में कि आपने इस टूल को कैसे मैनेज करना है। अलग अलग टेक्निक्स बताई जाती हैं, टैपिंग करनी है, पानी पीना है, सुबह पानी पी लीजिए, वो एक बोल में रखिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, काफी अलग अलग तरीके बताए जाते हैं, और आप धीरे धीरे करके वो तरीके अपनाते हैं जो आपके बॉडी को सूट करता है, वो आप तरीका करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और मैं CIC करता था। तो मैं CIC का मेंशन भी थोड़ा सा ब्रीफली करूंगा, बिकॉज ये दोनों सिस्टम्स थोड़े से लिंक्ड हैं आपस में। तो हम स्लाइड कर सकते हैं राहुल जी? स्लाइड पे लिखा भी हुआ है, तो मैं साथ साथ सीक्वेंस वाइज बताता रहूंगा। इसमें जो दूसरी स्लाइड है, सो पहले मैं 4 4 साल बाद, सॉरी 4 4 घंटे बाद CIC करता था। और स्टूल के लिए मैं डल्कोलेक्स सपोजिटरी जो आती है वो इंसर्ट करते हैं। तो वो हर ऑल्टरनेट डे पे, यानी एक दिन छोड़ के, वो यूज करता था बावल प्रोग्राम के लिए। तो वो इंसर्ट करके, जैसे कि आप बिस्तर में लेटे रहते हैं, थोड़ी देर बाद फिर आप उठते हैं, फिर बबल प्रोग्राम हो जाता है कुछ देर में। शुरू शुरू में वो आधे घंटे लगता था, बाद में धीरे धीरे बढ़ता रहा, क्योंकि मेरी सपोजिटरी का पीरियड काफी ज्यादा हो गया, काफी लंबा हो गया। ये मुझे आइडिया नहीं था उस टाइम पे कि बहुत लंबे अरसे से अगर आप एक ही तरीके की चीज इस्तेमाल करते रहते हैं, जैसे कि सपोजिटरी, वो उसका असर धीरे धीरे कम होता रहता है। सो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो अब मैं यूरिन सिस्टम पे वापस आता हूँ। 2005 में मेरे थोड़े से स्ट्रिक्चर्स हुए थे, तो जिसके कारण क्या हुआ था कि जिसके कारण थोड़ी सी एक माइनर प्रोसीजर कराना पड़ा, और उसके बाद मैं इनड्वेलिंग फोलीज कैथेटर पे आ गया। यानी कि जो एक कैथेटर है जो हमेशा लगा रहता है, वो फोलीज वाला। तो मैं इनड्वेलिंग फोलीज कैथेटर पे 2005 से हूँ। और उसके साथ साथ मेरा प्रोग्राम जो बावल का था वो वैसे ही चलता रहा। बट 2015 में क्या हुआ, सपोजिटरी का असर काफी कम होना शुरू हो गया। तो मैंने उस टाइम पे कोलोनोस्कोपी करवाई, तो डॉक्टर्स, क्योंकि यहाँ पर उनको स्पाइनल इंजरी के बारे में इतना आइडिया नहीं होता, तो वो थोड़े सरप्राइज्ड थे कि आप इतनी देर से सपोजिटरी इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, मेरा सिस्टम फिर भी चलता रहा। बट 2020 के आसपास। ब्रीफली आई जस्ट स्टॉप यू। हाँ जी। आप जब ISIC में थे, उन्होंने कुछ आइडिया दिया था आपको कोलोस्टोमी का? नहीं जी, एक्चुअली उस टाइम पे कोलोस्टोमी आई थिंक नहीं इतना आइडिया दिया जाता था। मे बी ब्रीफली एक आध लाइन में मेंशन किया होगा। बट क्या होता है कि ज्यादातर अ, तरीके जो बताए जाते हैं वो इस तरह से बताए जाते हैं कि आप नेचुरल सिस्टम जितना आपका ठीक रहे उतना ठीक है। मतलब वो कभी भी आपको जो कि ठीक भी है, कि जब तक हमारा नेचुरल सिस्टम चलता रह रहा है, जितना चल रहा है वो अच्छी बात है। क्योंकि इंडिया में हमारे को, अगर हम नेचुरल सिस्टम से किसी और सिस्टम पे मूव करते हैं, तो इंडिया में हमारे को थोड़ा बैकअप के लिए थोड़ी एफर्ट ज्यादा करनी पड़ती है, थोड़ा खर्चा भी आता है। सो ओके, इसीलिए, अंडरस्टूड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सो 2020 में क्या हुआ, वो 1 से 2 घंटे मुझे लगने लग गए, और धीरे धीरे करके वो 3 घंटे पे आ गया। तो 2020 में मेरे हेमोरॉइड्स भी हो गए, और उसमें ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई, और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, कि मतलब जिस दिन मैं डिजिटल यूज करता था, डिजिटल यानी हम उंगली को यूज करते हैं, वो उसकी टेक्निक होती है, ऑफ कोर्स हम
उसको बहुत ज्यादा एग्रेसिवली नहीं यूज करते, वो टेक्निक के अकॉर्डिंग ही मैं यूज करता था। बट क्योंकि वो टाइम इतना ज्यादा लगता था, और मेरे को नौकरी नौकरी में ये है कि आप एक्सीडेंट नहीं अफोर्ड कर सकते, ये बावल एक्सीडेंट। तो और दूसरा बावल एक्सीडेंट फिर आपका यूरिन इन्फेक्शन वगैरह हो सकती है। तो वो सब फैक्टर्स के कारण मेरे को होता था कि एक्सीडेंट ना हो तो 2 से 3 घंटे, और 3 घंटे में वो सब करते करते ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, हेमोरॉइड्स हो गए, उससे मेरे आयरन का लेवल लो हो गया, फेरेटिन का लेवल लो हो गया। तो डॉक्टर्स ने बोला कि ये जो आपकी ब्लीडिंग हो रही है ना, ये रुकनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और उन्होंने, अगली स्लाइड पे जाएंगे प्लीज। सो फिर मैंने काफी डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट को दिखाया, तो 2022 में मैंने दोबारा से कोलोनोस्कोपी कराई, जब डॉक्टर ने मेरे को बोला, मैं खुद से नहीं, मतलब डॉक्टर ने बोला कि ये कोलोनोस्कोपी करके हम अ, स्थिति देखना चाहते के हैं। कौन से टाइप के डॉक्टर थे, कौन से स्पेशलिस्ट थे? हाँ जी, हाँ जी, वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थे, जीआई ट्रैक्ट के, वैसे सर्जन थे, बट उनकी स्पेशलाइजेशन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट में थी। मतलब वो स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर एरिया के डॉक्टर थे। तो उनको मैंने इसीलिए दिखाया था बिकॉज मेरी वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी। बिकॉज मेरे को ये तो पता था कि यहाँ इनको स्पाइनल इंजरी के बारे में शायद इतना ना मालूम हो, बट उनको स्थिति के बारे में समझ आ जाएगा पूरा। तो वो डॉक्टर ने मेरी पूरी हिस्ट्री भी सुनी, तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। आप कोलोस्टमी करवा सकते हैं, आप जो हेमोरॉइड्स हैं, हेमोरॉइड की सर्जरी करा सकते हैं सिर्फ कोलोस्टमी के बगैर, फिर धीरे धीरे वो हील होगा, तो आप धीरे धीरे अपनी सेम टेक्निक पे आ जाए। पर उन्होंने मेरे को ये खास बात बोली कि आपने डिजिटल नहीं करना है। मतलब ये उन्होंने मेरे को बोला था, क्योंकि कहते हैं कि फिर आपका जो उन्होंने कोलोनोस्कोपी में, कोलोनोस्कोपी का मतलब होता है स्कोपी मतलब देख, तो ये कोलोनोस्कोपी वो बेसिकली वो स्कोप डाल के वो पूरा उनको सिस्टम नजर आता है अंदर, कि हमारे ट्रैक्ट में कैसा है सिस्टम, कि क्या हुआ हुआ है, उसकी स्थिति, ताजा स्थिति क्या है। तो मेरे केस में उनको नजर आया कि हेमोरॉइड्स प्रोलैप्स थे, बाहर आए हुए थे, और काफी ऑफ कोर्स वो पुश करके अंदर कर देते थे। और दूसरा स्वेलिंग थी और ब्लीडिंग थी, और थोड़ी सी ग्रोथ स्टार्ट हुई थी, जो कि बायोप्सी से उन्होंने देखा तो वो बिनाइन थी, मतलब वो डेंजरस नहीं थी बिल्कुल भी, बट थोड़ी सी वो थी। तो वो मेरे लिए एक बड़ी परेशानजनक स्थिति हो गई थी, कि मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए इस केस में। तो फिर मैंने एक और, फिर मैं मैक्स हॉस्पिटल गया। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, और प्राइवेट में भी। मैं मैक्स में इसीलिए गया क्योंकि वो मेरे घर के बहुत पास था। तो वहां पर भी एक अच्छे जीआई ट्रैक के सर्जन थे, तो मैंने उनसे बात करी। तो उन्होंने बोला कि हाँ, कोलोस्टमी करेंगे वो। उसको हम, उन्होंने मेरे को जो सजेस्ट किया उसको एंड कोलोस्टोमी बोला। एंड मतलब दो तरीके की होती है, एक लूप की होती है, वो लूप बना देते हैं ट्रैक का, एक एंड का बनाते हैं। तो एंड कोलोस्टोमी और हेमरोइड हेमरोइडो पेक्सी, वो कंबाइंड। तो मैं आपको ये टर्म्स फैंसी लग रही होंगी, बट हेमरोइडोपेक्सी का मतलब कुछ नहीं है, वो हेमरोइड्स को बेसिकली वो करके उसको निकाल के चीजों को वो स्टेपल कर देते हैं पूरे सिस्टम में, सिस्टम को, ताकि वो चीज ठीक हो जाए, हीलिंग हो जाए। आई थिंक सॉरी, आजकल इसका बेटर ऑप्शन है, लेजर से कर देते हैं, लेजर लेजर हाँ, ट्रीटमेंट। वो लेजर भी, लेजर वो यूज करते हैं उसको वो करने के लिए, क्या कहते हैं उसको, कम करने के लिए। सॉरी, मेरे को समझाया नहीं जा रहा ये एग्जैक्टली किस तरीके से। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो जो प्रोसेस है उससे आपके हेमोरॉइड्स बेसिकली ठीक हो जाते हैं, और एट द सेम टाइम वो सारे उसको स्टेपल कर देते हैं, और कोलोस्टोमी कर देते हैं। यानी कोलोस्टोमी मतलब वो एक दूसरा रास्ता दे देते हैं। तो मेरे केस में जो आपकी धुन्नी होती है, धुन्नी के थोड़ा सा राइट पे, जो धुन्नी, नाभि, नाभि जिसको हम बोलते हैं, नाभि के थोड़ा सा लेफ्ट पे, क्योंकि राइट साइड पे मैं अपना कैथेटर का इनवेलिंग का वो बांधता होता हूँ। तो नाभि के थोड़ा सा लेफ्ट पे एक छोटी सी मोरी करके वो उसको थोड़ा सा निकाल देते हैं बाहर। तो आपका एक तरीके से जो सिस्टम है, जो इंस्टेड पीछे निकलने की जगह वो आगे से वो निकलता है, तो वो होती है कोलोस्टमी। उसको हम कोलोस्टमी कहते हैं, और उसके आगे पाउच लग जाता है, जो मैं आगे आपको बता दूंगा। अच्छा, इसमें एक और खास बात है, ये स्पाइनल इंजरी का ही स्पेसिफिक नहीं है,
बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके कोलन में कोई प्रॉब्लम होती है, तो कईयों के केसेस में इसको टेम्पररी करनी पड़ती है, कईयों के केसेस में परमानेंट करनी पड़ती है। तो मैंने इसको परमानेंट मेजर इसलिए अपनाया क्योंकि मेरा जो कंस्ट्रेंट था और जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, मैंने इसको उसके अकॉर्डिंग उनको बोला। तो जिनको कैंसर होता है उनके केस में भी ये बहुत सर्जरी कॉमन होती है, जो कोलन कैंसर होता है। तो ये सर्जरी अदरवाइज बहुत कॉमन है इवन नॉन एससीआई पेशेंट्स में। इंडिया में ये बहुत कम मेरे को पेशेंट्स मिले जिन्होंने ये करवाई है, बाहर बहुत ज्यादा करवाते हैं। सो हम अगले स्लाइड पे चलेंगे प्लीज। तो ओके, तो मैंने ये क्यों कोलोस्टमी करवाई, व्हाई डिड आई गो इन फॉर कोलोस्टमी, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। इसके कई रीजंस हैं कि एक, जैसे मैंने बताया कि ब्लीडिंग हो रही थी ज्यादा, उसके कारण मेरे आयरन लेवल्स लो हो गए थे और फेरेटिन लेवल्स लो हो गए थे, जो कि मेरे को और तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, एनीमिक हो गया था मैं। उसके कारण मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी, और उसके कारण हिमोरॉइड्स के कारण कई बार ब्लड लगा होता था, कई बार एक्सीडेंट, स्टूल एक्सीडेंट होता था, ब्लड लगा होता था, मुझे टेंशन होती थी कि कहीं ये शोर के कारण कहीं कोई शोर तो नहीं हो गया या कुछ, मतलब इंसान बहुत चीजें सोचता है। फिर और फुल टाइम मेरी जॉब है तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, तो मुझे लगता था कि स्टूल एक्सीडेंट हो नहीं सकता, तो ये प्रोसेस है मेरे को ज्यादा करना पड़ता है, जो आगे आगे मेरे सिस्टम को काफी खराब कर रहा था। इसीलिए मैंने कराया। ये सभी के केस में जरूरी नहीं है ऐसा हो, अगर आपका सिस्टम ठीक है तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ये एक वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स है। ठीक है, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा। तो इससे आगे एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आप अपने डॉक्टर से भी या एक्सपर्ट से डिस्कस कर सकते हैं। मेरे केस में क्योंकि मैं सपोजिटरी का ओवर यूज किया था, काफी सालों से इस्तेमाल किया था, तो मेरे जो सिस्टम में उसका जो असर था वो कम होने लग गया था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपका कोई चीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपके सिस्टम को आदत पड़ जाती है, उसका असर मेरे केस में ऐसा हुआ कि मतलब उसका असर कम होना शुरू हो गया था, तो टाइम ज्यादा मेरे को लगना शुरू हो गया था। हाँ जी, अगली स्लाइड पे चलेंगे प्लीज। कोई शिशिर जी कुछ और बीच में आप कुछ पूछना चाहेंगे या कोई और कोई पूछना चाहेंगे तो अभी तक। मैं एक सवाल कर सकती हूँ? हाँ जी, अ, श्योर श्योर। आपने कहा कि बहुत साल सपोजिटरी यूज करने से अब इफेक्ट कम हो गया। आई थिंक ऑलमोस्ट 20 साल, राइट? राइट आप मैम। क्या, तो इसका इफेक्ट कम नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए? सपोजिटरी चेंज करते जाना चाहिए या और क्या तरीका है? हाँ मैम, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। सपोजिटरी चेंज करने के लिए इतनी ज्यादा ऑप्शंस नहीं होती, बिकॉज ऑलरेडी देखो बहुत सारी सपोजिटरीज नहीं है मार्केट में यहाँ अवेलेबल। जैसे बाहर तो आई थिंक आप शायद बाहर भी काफी जाते हैं, तो वहाँ तो मैजिक पता नहीं क्या बहुत सारी ऑप्शंस है, यहाँ पर इतनी ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो आप यहाँ डाइट पे को अब अगर मैनेज कर अतुल, देर आर सकते। क्वाइट अ फ्यू ब्रांड्स, ओके। देर आर 4-5 ब्रांड्स, बट द बेस इंग्रेडिएंट जो उसका इंग्रेडिएंट है वो तो सेम ही है, द बिसेकोडल। इंग्रेडिएंट हैज टू चेंज, दस ब्रांड का नहीं फर्क दस पड़ता, दस इंग्रेडिएंट हैज टू ग्राम चेंज। 10 ग्राम बिसेकोडल इंग्रेडिएंट होता है, वो सभी में सेम है। बट ये हम्म। बहुत लोगों ने बोला है कि एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड चेंज करने में भी काफी फर्क पड़ जाता है उनको। डल्कोलेक्स पास्ट फ्यू इयर्स बहुत लोगों ने बोला है सूटेबली काम नहीं करती, तो दे हैव चेंज्ड टू अमेरिकन रेमेडीज और कैन, या कोई भी ब्रांड बदलने से भी कई बार चेंज हो जाता है। मे भी थोड़ा सा 19-20 का, उसमें 10 ग्राम का प्लस माइनस हो जाता होगा। मे बी ये हो सकता है, मतलब मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है आपको एक ऑल्टरनेटिव मिल रहा है जो आपको सूट कर रहा है, तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो मेरे को इसकी नॉलेज नहीं है कि मैंने थोड़े बहुत वेरिएशन ट्राई करी थी, मेरे केस में वो वर्क भी नहीं किया। तो मेरे केस में जो सपोजिटरी और एप्लीकेशन ऑफ सपोजिटरी मोड से जो था सिस्टम, वो सिस्टम इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा था, तभी मेरे को टाइम बहुत ज्यादा लगने शुरू हो गया था, और डिजिटल यानी जो हम हाथ से करते हैं वो मेरे को करना पड़ रहा था। तो अच्छा, इसमें मैं एक और बात बताना चाहूंगा। अच्छा, आप और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, बस थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। सो अब अगर हम जाएं, तो मैंने किधर से करवाई, मैक्स हॉस्पिटल से, डॉक्टर एम एस बेदी। मैं सिर्फ अपने डॉक्टर का नाम इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस है,
आप नेचुरली अलग अलग शहरों में अलग अलग बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं आजकल तो, और ये सर्जरी आप विश्वास करें मेरे को पहले पता नहीं था। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बंदों ने तो बहुत कम करवाई है, बट अदरवाइज बहुत बंदों ने कराई है। मेरे को पता चला मेरे ऑफिस में ही कई बंदों ने करवाई हुई है, उनका पता भी नहीं चलता था कि उन्होंने करवाई हुई है। तो ये सर्जरी इतनी अनकॉमन भी नहीं है, मैं मानता हूं कि इतनी कॉमन नहीं है, बट इतनी अनकॉमन नहीं है जितनी हम सोचते हैं। इंडिया में बात यह है कि हम इसके बारे में बात करने से थोड़े से, पता नहीं क्यों, बट हम कई बार इसके बारे में बात करने से थोड़ा घबराते हैं या शर्माते हैं या परहेज करते हैं, बट ये काफी लोग करवाते हैं ये वाली सर्जरी। इसमें मेरे को 4 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन हुई थी, ज्यादा दिन नहीं था। हालांकि मेरी 2 in 1 सर्जरी थी, जिसमें उन्होंने एक वो स्टेपल्ड हेमोरॉइडो पेक्सी करी थी और साथ में एंड कोलोस्टोमी की थी। यानी इन्होंने हेमोरॉइड्स का इलाज और साथ साथ में कोलोस्टोमी साथ ही साथ एक ही सर्जरी में कर दिया था। तो उसके बाद मैं 10 दिन रहा था अस्पताल में। हो सकता है किसी के केस में 5-6 दिन 7 दिन भी हो सकते हैं। और 15 दिन के बाद, टोटल 15 दिन, मतलब उसके 15 दिन बाद नहीं, टोटल 15 दिन के बाद मैं दफ्तर जाने की स्थिति में था। लोगों को 2 हफ्ते से 3 हफ्ते लगते हैं इसको वो करने में, मतलब पूरे का पूरा रिकवर करने में, जिसमें 4 या 5 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन होती है। कईयों के केस में 3 दिन भी चल सकती है। इसमें कोई बाद में, अब मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता। मेरे को प्लीज म्यूट करें। हाँ जी, बाद में मेरे को कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं होती। थोड़ी देर इनिशियली जो सर्जरी के बाद जो मेडिकेशन होती है वो तो हर केसेस में होती ही है, बट बाद में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मेरे को मेडिसिन लेनी पड़ रही है। हम अगली तो साइड पे, अभी आप सॉरी, कोई लैक्सेटिव नहीं लेते हो, डेली नहीं, लैक्सेटिव नहीं ले, बिल्कुल भी नहीं, या बिल्कुल भी लैक्टोलूस या ऐसे कुछ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं लेता। और कुछ डाइट के रिस्ट्रिक्शंस बताएं कि ये चीजें नहीं खा सकते हैं, या फैटी फूड्स, या इट इज जस्ट अ नॉर्मल डाइट? देखिए, इस केस में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जिसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है उसको फैटी फूड्स नहीं खाने चाहिए। मैं ना, मेरा भार काफी ज्यादा था, तो मैंने बहुत एक्सरसाइज करके 90 समथिंग किलो से 60 समथिंग किलो पे आ गया था, 96 to 66। बट जब मेरी सर्जरी हुई है उसके बाद, क्योंकि मुझे पता चला कि खाने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर्जरी के कारण, तो मैंने अच्छी तरह इंजॉय किया खा के। उसका नतीजा ये हुआ, मेरा भार बढ़ गया है। तो मेरे को अब उस पे काम करना पड़ रहा है। बट अदरवाइज डाइटरी रिस्ट्रिक्शन वही होती हैं जो नॉर्मल होती है नॉर्मल केस में। जैसे कि आप वो ना खाएं जो आपके सिस्टम को सूट नहीं करता, आप वो ना खाएं जो आप, जिससे आपको गैस हो सकती है, और आप वो ना खाएं जो आप पचा नहीं सकते। मतलब आप अच्छी तरह चबा चबा के खाएं जो भी खाएं, और हार्ड चीजें, हार्ड टू डाइजेस्ट चीजें ना खाएं। ये जनरली सबको बोलते हैं, ये सर्जरी हो या ना हो, तो ये सबके लिए उतनी ही वैलिड है। हाँ, बीइंग अ स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट, ये जरूरी है कि हम अपनी डाइट पे थोड़ा सा डिसिप्लिन रखें ताकि हमारा भार ना बढ़े। और कोलोस्टोमी में ये हो जाता है कि अगर हमारी कॉन्स्टिपेशन होती है तो वो फिर नेचुरली थोड़ा सा आपको मैनेज करने में 1-2 दिन दिक्कत आ सकती है, कि जैसे आपके बैग में नहीं आ रहा तो उसके कारण गैस फॉर्मेशन होती है, गैस बैग में आ सकती है, जिसको आपको वो खोल के निकल जाती है गैस, ऐसी बात नहीं है। बट अगर आप अपना डाइट ठीक रखेंगे, बैलेंस रखेंगे, तो आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। सो आफ्टर कोलेस्टोमी, इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, क्या सोल्यूशन है? हाउ कैन यू मैनेज दैट? बिकॉज आप मेरे केस में, लैक्सेटिव मेरे, ले रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे केस में मैं क्या करता हूँ कि एक तो थोड़ी सी एक्टिविटी अपनी ठीक करता हूँ, और मैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल जिसको बोलते हैं, या फाइबर, हाई फाइबर डाइट, वो लेता हूँ 1-2 दिन, उससे ठीक हो जाता है। मतलब मैं कोई लैक्सेटिव वगैरह नहीं लेता, मेरे को ज्यादा बार नहीं हुई, बट जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो मैं उसके लिए कोई दवाई वगैरह का रूट नहीं लेता। तो मैं उसमें उसको नेचुरल तरीके से ही, हम मैं खाना उस तरह खा लेता हूँ, थोड़ा पानी का इंटेक थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग कर लेता हूँ। तो जो कॉन्स्टिपेशन कॉजिंग फूड्स हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, वो थोड़ा दिन अवॉइड कर लेता हूँ। तो ऐसा ही करता हूँ, मैं लैक्सेटिव नहीं लेता जी मैं। Okay, understood. And also, a few cases I have come across where they use enema through the stoma, or they use hydration stomach के through water hydration करते हैं। हाँ क्या हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको कॉमन है या नॉट नॉट एक्चुअली, सो? हाँ, मैं एक बात इसके बारे में बताना चाहूंगा कि मैंने ये ट्राई नहीं किया है। ये एक ऐसा प्रोसेस है
जिसमें कि आप, कई लोग तो उन वो हाइड्रेशन वाला सिस्टम यूज करके उनका स्टूल निकल जाता है, मतलब उनका क्लियर हो जाता है और वो बैग भी नहीं लगाते। मतलब मेरे को बहुत सरप्राइजिंग लगा था, वो सारा दिन बैग भी नहीं लगाने की उनको करेक्ट जरूरत पड़ी। करेक्ट। तो बट उसमें बट काफी लोगों से मिला हूँ जो हाँ जी, मॉर्निंग में हाइड्रेशन करके और नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक सिर्फ टेप लगाते हैं। बट उसकी एक बात, आपको उसकी थोड़ी सी हैबिट होनी चाहिए, उसका टेक्निक सही होना चाहिए। अदरवाइज आप एक बाहर से जो चीज कर रहे हैं वो अंदर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आप थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। जो पानी है उसके केस में, या जो फ्लूइड जो आप जो जा रहा है वो थोड़ा ठीक होना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उस सब पूरे प्रोसेस का। और आपको दूसरी केस में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में एक जो स्पेसिफिक चीज है, अगर मेरे केस में जैसे क्योंकि इंडवेलिंग कैथेटर है, तो मैं वो प्रोसेस का मेरे को ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कैथेटर से जरा सा भी कुछ ना हो जाए। तो मैं अभी तक वो प्रोसेस अवॉइड किया है, मेरा खैर चल रहा है। बट हाँ, काफी लोग उससे काफी संतुष्ट हैं, उनको हाइड्रेशन से भी फायदा काफी हो जाता है। उसके यूट्यूब वीडियोस हैं, कैसे करना है, किस तरीके से करा जाता है, यूट्यूब वीडियो है, अगर आप देखेंगे तो अवेलेबल है। तो इतना मुश्किल टेक्निक नहीं है, बट हाँ उसकी आदत पड़ने की बात है, हाइड्रेशन वाली टेक्निक की बात कर। राइट, अंडरस्टूड। राइट जी, अब अगले पे चलें हम, अगली स्लाइड पे। हाँ जी, सो ये तो शायद होगी थी हमारी, है ना। हाँ जी, इससे अगली स्लाइड। हाँ जी, कॉस्ट। अब इसमें कईयों के सवाल आते हैं कि इसमें हमारे कितने पैसे लग सकते हैं, हमारी सर्जरी के लिए कितने पैसे लगेंगे, हमारे डे टू डे एक्सपेंडिचर या मंथली एक्सपेंडिचर क्या होगा। देखिए, इसमें जो सर्जरी है वो वन टाइम कॉस्ट है, जो कि आपको नॉर्मली 1 से 2 लाख रुपए लगेंगे। प्राइवेट या सरकारी अस्पताल होगा, उस पर बड़ा डिपेंड करता है। कमरे के चार्जेस अलग होंगे, अब वो डिपेंड करेगा कि आप जिस अस्पताल से सर्जरी करवाते हैं उसमें कमरे के क्या चार्जेस हैं, तो वो आपका डिटरमिन करता है कि आपका ज्यादा होगा कि कम होगा। और डे टू डे जो एक्सपेंडिचर होता है, इसमें मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं। तो डे टू डे सप्लाईज के हिसाब से 3 से 10 हजार रुपए महीना आपका यूज होता है पर जो पर मंथ ऑन द सप्लाईज एंड ऑल। और प्लस इसके एडिशन में शुरू के टाइम में आप एक स्टोमा नर्स हैं या जो मेडिकल पर्सन्स हैं, इसके लिए स्टोमा काफी शहरों में बहुत कॉमन है। सिर्फ क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का नहीं है, तो वो घर आके भी आपका बदल देते हैं स्टोमा। शुरू में, शुरुआत के शायद 1-2 महीने में आपको जरूरत इसकी पड़ेगी, बिकॉज आपको एकस्टम्ड होना है या आपके केयर गिवर को उसका थोड़ा सा आदत पड़नी है। तो उतने टाइम के लिए बेटर रहता है कि 1 या 2 महीने के लिए वो आप करें, वो उनको लेके आए आप, केयर गिवर, सॉरी, जो आपका मेडिकल नर्स है या जो स्टोमा स्पेशलिस्ट है। So can this be also covered by insurance? Definitely, this can be covered by insurance, but you'll have to इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनी से आपको पूछना पड़ेगा, बिकॉज प्राइवेट कंपनीज हर एक के अपने मापदंड होते हैं। बाहर तो होता है कवर, नहीं, इंडिया में। यहाँ यहाँ पे इट शुड नॉट बी, मतलब इलेक्टिव सर्जरी तो कवर नहीं होगी, बट अगर आपके केस में जैसे लास्ट रिजॉर्ट यही था, अगर वो उस तरह से दिखाई तो आई थिंक कवर हो जाएगी। मैं बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आना चाहता था, पर इसमें यहाँ पर ना एक और बात है। यहाँ पर जो कंपनीज है ना, इंश्योरेंस कंपनीज, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि वो कोशिश करती हैं कि कवर ना हो, जितना कवर ना हो तो वो काफी फाइट बैक करती हैं। पर इसमें एक मैं बात क्या बताना चाहूंगा कि दिल्ली या मेरे ख्याल है गाजियाबाद में मेरी मेरी सिर्फ मेरे को, मैंने जब सर्जरी करानी थी मैंने काफी ढूंढने की कोशिश करी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का कोई है, तो मेरे को 2 से 3 व्यक्ति मिले थे जिन्होंने, जिनके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जिन्होंने करवाई है। उनमें से एक ने बताया कि शायद कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, एम्स से शायद कंसेशनल रेट्स पे मिल जाते हैं ये सप्लाईज स्टोमा की। और अगर आप बल्क रेट पे खरीदें तो आपको रेट्स थोड़े से वो हो सकते हैं। बट हाँ, 3 हजार से तीन, मेरे मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन में, और जो मैं इक्विपमेंट दिखाऊंगा, 3 हजार तो खर्चा आएगा ही महीने का, कम से कम 10 हजार ऑन द हायर साइड। राइट राइट, अंडरस्टूड। ये इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, खर्चा जो है। और इसमें हम अगली स्लाइड पे चलें।
हाँ जी, ये तो खैर मैं बता ही चुका हूँ। नहीं नहीं बताया कि मेरी लाइफ में क्या फर्क पड़ा इक्विपमेंट पे आने से पहले। मैं ये बताना चाहता हूँ मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा। एक, बबल प्रोग्राम्स लंबे जो होते थे, सुबह मेरे को 2 से 3 घंटे लग जाते थे, वो मेरे खत्म हो गए। स्टूल एक्सीडेंट्स खत्म हो गए, ब्लीडिंग खत्म हो गई, आयरन फेरेटिन लेवल मेरे वापस आ गए, एनर्जी मेरे अंदर वापस आ गई, बिकॉज आयरन लेवल्स कम होते हैं, एनर्जी कम होती है, कॉन्फिडेंस बहुत आ गया। मैं ट्रैवल, मैं और मेरे वाइफ जो है, हम दोनों पर्सन पे So keep डिसेबिलिटीज on हैं, comfortable with sir. और हम Feel ट्रैवल it. किए, हम Very खुल के amazing ट्रैवल actually. किए, बाय एयर जाना है, शिफ्टिंग करनी है, मेरी टेंशन दूर होगी। बिकॉज मतलब चलो मैं अगर उस तरीके से बोलूं, एक सिस्टम जो पीछे से इवैक्यूएट होता है, जिस जो आपको नजर नहीं आता, तो आपको पता नहीं, आप शिफ्ट करें तो अगर हुआ तो कुछ एक्सीडेंट हमारे को पता नहीं चलता, हम चाहे लेयर कपड़े वगैरह डाले, बट आगे जो चीज है वो हमारे को नजर आती है कि क्या हो रहा है, तो हम उसको समय रहते कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बट पीछे से जो होता था वो मेरे लिए प्रॉब्लम कई बार होती थी, तो मेरे को नहीं समझ में आता था। तो अब वो चीज अब नहीं रही, तो मैं ट्रैवल बड़े कॉन्फिडेंटली करता हूँ। वर्क प्लेस पे मेरे को ये नहीं होता कि थोड़ा सा चाय ज्यादा पी गई तो कहीं हो ना जाए, या कुछ थोड़ा सा खाया गया कहीं हो ना जाए, तो मेरे को कोई टेंशन, उसमें मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। इससे मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हुई। हो सकता है बाकियों के केस में ये सारे फैक्टर्स ना हो, मैं अपने केस में बता रहा हूँ कि मेरे केस में ये फैक्टर्स थे, इसीलिए मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई। हो सकता है आप सबके केसेस में या काफियों के केसेस में क्वालिटी ऑफ लाइफ बबल प्रोग्राम से इम्पैक्टेड इतनी ना होती हो। तो मेरे केस में काफी इम्पैक्ट हुई थी। मेरा मतलब कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा लो हो गया था। तो इसके बाद मेरे को जो फायदा ये हुआ है कि अब मैं मतलब निडर होके धड़ल्ले से लाइफ लीड करता हूँ, बाहर जाता हूँ, पर्टिकुलरली घर से बाहर जब तक। और हाँ जी, अगली स्लाइड प्लीज। मुझे एक सवाल है कि हाँ जी, यस मैम। ये बैग में स्टूल दिन भर जमा होता है कि आपको मोशन एक टाइम होता है, कैसा होता है? या स्मेल आता दैट्स है कि नहीं आता है हाँ दैट्स अगर ये दिन बहुत भर लगा कॉमन, है तो? ये बहुत बहुत कॉमन एक है क्वेरी मैम। हाँ बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। इससे पहले मैं एक चीज है इक्विपमेंट पे दो बात करना चाहूंगा कि दो तरह के इक्विपमेंट होते हैं जो हमारे को स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। एक वन पीस सिस्टम है, एक टू पीस सिस्टम है। ठीक है, वन पीस सिस्टम, ये दो बैग्स नजर आ रहे हैं। वन पीस मतलब एक उसका आगे से नजर आ रहा है, एक पीछे से नजर आ रहा है, ये एक ही। अगर हम टू पीस सिस्टम में देखें, एक बैग होता है और एक प्लेट होती है, ये अलग अलग है, तो अलग अलग लगानी पड़ती है। तो अब मैम आपके क्वेश्चन पे वापस, अगली स्लाइड पे जाने से पहले आपके क्वेश्चन पे वापस आते हुए, तो ऐसा है कि सुबह मैं क्लियर करता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, हमारा सिस्टम पैटर्न तो बना ही होता है, सुबह मैं क्लियर करता हूँ और मैं इसको आधे से ज्यादा भरने नहीं देता। मतलब जब आधा भरता है और मेरे को तकरीबन आपको अंदाजा हो जाता है, तो आप इसको आधे से ज्यादा ना भरने दें तो वो हैवी नहीं होगा। हालांकि हमने बेल्ट डाली हुई है, पर वो ज्यादा हैवी हो जाए सिस्टम तो कई बारी, जैसे लोग कहते हैं ना कि इसकी लीकेज, मैं आपको मतलब मेरे को 2022 में मैंने कराया था। टचवुड अभी तक मेरा बाहर कोई एक्सीडेंट इसका नहीं हुआ कि बाहर लीक कर गया कहीं। स्मेल की बात है, स्मेल नहीं आती। ये जो बैग्स हैं, पाउचेस हैं, इसके अंदर इसके अंदर प्रॉपर वॉल्व लगा, एक वो लगा होता है, कार्बन का सॉर्ट ऑफ फिल्टर एलिमेंट लगा होता है, जिसके थ्रू वो निकलता रहता है। अगर आपको स्मेल आ रही है बाई चांस, वैसे ऐसा होता नहीं है, बट अगर आपको बाई चांस स्मेल आ रही है, वो तभी होता है कि अगर आप देखेंगे इसमें, जो बैग्स में देखेंगे, ये इसके नीचे वाले पोर्शन में देखें बैग, ये नीचे वाले पोर्शन में इसको बंद करने का तरीका होता है। मैं आपको वीडियो में एक सेकेंड में आपको ये इसमें वीडियो में भी दिखा सकता हूँ। सो ये ऐसा होता है बैग। सो ये बंद करने का, ये ऐसे करके बंद हो जाता है, ये मतलब इस तरफ से बंद होता है ये। सो अगर आपका नहीं हो पा रहा वो, मतलब आपको स्मेल की लग रहा है कि स्मेल आ रही है, तो उसका मतलब यही है कि बैग प्रॉपरली बंद नहीं हुआ। ये बैग ये ऐसे बंद हो जाता है, ये बंद हो गया बैग, और ये ऐसे पूरा खुल जाता है। ये खुलना भी, वेलक्रो लगा हुआ है, तो ये अगर कहीं खुला रह गया बाई चांस, तो ऐसा हो सकता है कि स्मेल आए। या आपका ये जो, अगर आप स्क्रीन पे भी देखेंगे, जो आप बैग देखेंगे, टू पीस सिस्टम मैं यूज करता हूँ, टू पीस सिस्टम में
ये बैग में जो बीच में जो मोरी है उसमें 3 एक तरीके से हुक्स बने हुए हैं। ये 3 हुक्स हैं, ये एक हुक है, ये दूसरा हुक है और ये तीसरा हुक है। तो ये प्रॉपरली उसको होल्ड इन प्लेस करता है। तो अगर ये प्रॉपरली बंद नहीं हुआ तो वो लीक कर रहा है, अदरवाइज लगे हुए लीक नहीं करता, गैस की स्मेल नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। अगर गैस इसमें जमा भी हुई हुई है ना, फूला भी हुआ है, तो भी गैस की स्मेल नहीं आती। हाँ, अगर आप झुकते हैं कहीं तो साइड पे नेचुरली आपकी टेप्स लगी हुई हैं, उससे थोड़ा सा निकल सकता है, बट वो तो अगर इंसान झुकता है तो गैस पास होती है, थोड़ी सी स्मेल आ सकती है, बट मतलब दैट इज नॉट वेरी आई विल से एम्बैरेसिंग, और ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे वो बुरा बुरा होता है। अगर हो रहा है तो दैट मीन्स आपको बैग चेंज करने की जरूरत है। वो जो आपका फिल्टर है, फिल्टर में आपको दिखाऊंगा, ये यहाँ ऊंचे ऊपर वाले पोर्शन जो है इसमें ऐसा इतना ये अंदर फिल्टर है, मतलब वो फिल्टर कई बार क्लॉग हो जाता है, उसके अंदर अगर उसके आसपास स्टूल आ गया है, नहीं निकाल पाए आप, तो फिर स्मेल आ सकती है। और मैं बाय एयर भी ट्रैवल कर रहा हूँ, जिसमें बोलते हैं कि जी प्रेशर हो जाता, प्रेशर वेरिएशन के कारण वो बर्स्ट कर सकता है। तो पहली बार तो मैंने इसके एक छोटे से कटआउट वॉल्व मिलते हैं, वो यहाँ से मोरी करके इसको कट करके कटआउट वॉल्व किया, जिसको थोड़ा सा खोल देता था जब प्रेशर वेरिएशन एक्सपेक्टेड थी, थोड़ा खोल देता था, थोड़ी सी गैस निकल जाती थी। एयरक्राफ्ट में किसी को नहीं पता चलता, ऑब्वियसली सब फार्ट करते हैं, सो नॉट एन इश्यू। बट मैं काफी घबराया, पर दूसरी तीसरी बार जब मैंने ट्रैवल किया तो ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ कि वो प्रेशर वेरिएशन से फर्क पड़ा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो इसका मटेरियल होता है इनका, ये इतना वो है, स्टर्डी है और इतना सब कुछ है कि वो हमारे को दिक्कतें नहीं आती। और सुबह मैं खाली कर देता हूँ, और शाम को अगर जरूरत होती है, जैसे काम से मैं आया मेरे को लग रहा है कि भरा हुआ है, तो मैं उसको खाली करता हूँ। नहीं तो रात को, मतलब दिन में 2 बार ही मेरे केस में हो जाता है। तो और एक ये 2 पीस सिस्टम में आप जो बैग है वो कितनी देर तक, कितने दिनों तक यूज करते हो सेम बैग? 5 दिन, मैं 5 दिन यूज करता हूँ, कोई 2 या 3 दिन यूज करता है, कोई 7 या 8 दिन यूज करता है, मैं 5 दिन यूज करता हूँ। 1 पीस सिस्टम की जगह आप 2 पीस सिस्टम में क्यों गए? इट्स मोर हाँ कन्वीनियंट। हाँ हाँ, 1 पीस सिस्टम बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है, जिनके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी नहीं है वो यूज करते हैं। मेरे केस में अगर आप ये देखेंगे, ये है हुक्स, ठीक है, ये जो हुक हैं इस पे लग जाती है बेल्ट। ये मैं आपको उल्टा दिखा रहा हूँ आपको एक्चुअली। आपको अपना स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, देन वी विल बी एबल टू सी। ओह आई एम सॉरी, ओके, सो आई थिंक, सो आप मेरा स्क्रीन शेयर, ओके, एडमिन को स्लाइड शेयरिंग बंद करना पड़ेगा, फिर हाँ, अतुल का स्क्रीन बड़ा हो तो जाएगा। ऐसे करें, मैं बाद में ये ये मैं बाद में करता हूँ। मैं मटेरियल इक्विपमेंट दिखाता हूँ, एक बार स्लाइड शो खत्म कर लेते हैं हम, फिर मैं आपको ये दिखा दूंगा। जस्ट जस्ट क्लोज द स्लाइड तो दिख जाएगा। नहीं, बट अभी शिशिर जी हम एक बार स्लाइड शो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं ये सारा, फिर स्लाइड क्लोज करके एक बार सारा वीडियो से दिखा दूंगा। ठीक है, ठीक है, लेट्स गो। ठीक है, एक बार स्लाइड शो कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैम आई विल गेट बैक टू यू डेफिनेटली, एक बार स्लाइड शो कंप्लीट करके ना फिर मैं आपको ये इसका दिखा देता हूँ। और ये शिशिर जी आपका ये क्वेश्चन 2 पीस और 1 पीस के मेरी प्रेफरेंस का आंसर भी मैं आपको देता हूँ। हाँ जी, अगले उस पे चलेंगे, स्लाइड पे। हाँ जी, सो मैंने ये पहले ही बताया कि मैं डबल पीस सिस्टम यूज करता हूँ विद बेल्ट अराउंड माई स्टमक टू होल्ड अ बैग इन प्लेस। उसमें मैं बेल्ट, जो हुक्स आपको दिखा रहा था वो मैं आपको दिखा भी दूंगा, हुक्स पे बेल्ट लग जाती है, जो कि बेल्ट की तरह पूरे मेरे स्टमक के आसपास होती है, जैसे नॉर्मल बेल्ट होती है। तो उससे वो एक जगह पे टिका रहता है, मैं चाहे जितना शिफ्ट कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ, वो लगा रहता है। जो बाकी जो बंदे हैं, जो जिनके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी नहीं है, जो चल फिर सकते हैं, वो नॉर्मली उनको बेल्ट वगैरह की यूसेज की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो 1 पीस सिस्टम उन्होंने यूज एंड थ्रो कर लिया, उनका ज्यादा हिलता डुलता भी नहीं है, और अगर हिलता उनको नजर आ जाता है वो उसको मैनेज कर लेते हैं। हमारे केस में क्योंकि सेंसेशन भी नहीं है, हमारे को शायद पता भी ना चले, तो मैं ये चाहता हूँ था कि वो हिले डुले ना, और आई थिंक हमारे केस में बेटर ही रहता है कि बेल्ट उसको इन प्लेस करे। सो अच्छा, इसको साफ करने का जो प्रोसेस है, मैं प्रोसेसेस पे बाद में आऊंगा, बट मैं आपको बता देता हूँ कि उसके 10 मिनट लगते हैं। मतलब जैसे सुबह 10 मिनट लगे और शाम को या रात में 10 मिनट लगे।
जो इसको मैं बदलता हूँ, आई डू इट वंस अ वीक या 5 दिन या 6 दिन में एक बार, तो मेरे को 45 मिनट से 1 घंटा लगता है बदलने के लिए। अदरवाइज जो रोज रोज का प्रोसेस है वो 10 से 15 मिनट का सुबह और 10 से 15 मिनट का रात को या शाम को। अगले उस पे चलें प्लीज। हाँ जी, ये दिखता ऐसा है। ये एक पिक्चर फोटो ऐसी उसकी है जो कि प्रोबेबली इंसान खड़े, व्यक्ति खड़े हुए हैं, इनके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी नहीं होगी मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ पर इन्होंने बेल्ट नहीं लगाई हुई। तो मेरे केस में क्या होता है कि बेल्ट एक लगी होती है जिससे वो इन प्लेस रहता है, तो ऐसा दिखता है। तो इसमें यह है कि अगर आप लंबा कुर्ता पहन लें या लंबी शर्ट पहन ले तो ये बिल्कुल हाइड हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को कि आपने ये पहना हुआ है। हाँ जी, अगले इस पे चलेंगे। सो इसमें क्या क्या हमें चाहिए होता है। इसमें एक तो हमें ग्लव्स चाहिए होते हैं जो हम पहनते हैं, एक हमें कॉटन चाहिए होती है जिससे हम साफ करेंगे, और उसके साथ साथ हमारे को नॉर्मल सलाइन या क्लीन वाटर भी हो सकता है, बट आप इंश्योर करें कि पानी साफ हो, स्टेरिलाइज्ड हो, या तो गर्म करके ठंडा किया हो वैसा भी कर सकते हैं, या नॉर्मल सलाइन यूज कर सकते हैं। और फिर एडहेसिव रिमूवर वाइप्स और या स्प्रे। एडहेसिव रिमूवर क्यों? क्योंकि जैसे लगाते हैं हम, मैं अभी आपको आगे बता दूंगा कैसे। तो लगाते हैं तो जब हम टेप्स लगी होती हैं तो टेप्स को जब हमने रिमूव करना होता है, अगर हम वैसे खींचेंगे तो हमारी स्किन पे इरिटेशन, एलर्जी या डैमेज हो सकता है। तो वो चीज ना हो, एडहेसिव रिमूवर उस पे हम स्प्रे करते रहते हैं और वो बहुत आसानी से निकलता रहता है। जो क्या कहते हैं, जो टेप है वो बहुत आसानी से निकलती रहती है और बड़ी आसानी से वो रिमूव हो जाता है। सो एडहेसिव रिमूवर स्प्रे का ये है। स्टोमा एसिव पाउडर, ये पाउडर का रोल ये रहता है, एक तरीके से एंटीसेप्टिक का रोल रहता है। सॉरी, हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी। सो पाउडर का रोल एंटीसेप्टिक जैसा रोल रहता है। तो पाउडर जब ऊपर छिड़क देते हैं, जैसे हर बार जब मैं चेंज करता हूँ, पाउडर छिड़क के 2-3 मिनट के लिए खुला छोड़ देते हैं, तो वो स्किन अगर थोड़ा बहुत डैमेज भी हो तो वो हील होती रहती है। और इसमें एक बैरियर स्प्रे होता है, जो कि बैरियर स्प्रे हम जब लगाते हैं तो स्किन के लिए एक तरीके से प्रोटेक्शन लेयर रहती है जब हम उसके ऊपर बैग लगाते हैं। और सेम स्किन बैरियर यूज होता है जो कि ऑप्शनल है, जिनकी स्किन सेंसिटिव है, जिनको एलर्जी हो जाती है या स्किन डैमेज हो सकती है, उसमें एक बैरियर पतली सी प्लेट आती है एडिशनली। प्लेट नॉट एज इन प्लेट, मैं कहूंगा पतली सी पत्ती है, वो मैं आपको दिखा दूंगा वो क्या होती है, वो लगा सकते हैं। फिर स्टोमा प्लेट और स्टोमा बैग, ये 2 पीस सिस्टम जो था, उसमें एक बैग था, बैग के साइड पे अगर आप देखें, हम प्लीज 2 साइड पीछे जाएंगे, एक और पीछे प्लीज। हाँ, ये जो है एक बैग है जो 2 पीस सिस्टम के आप देखें तो 2 पीस सिस्टम में ये एक बैग है, और बैग के साथ ये जो आपको स्क्वायर कर नजर आ रही है इसको हम प्लेट बोलते हैं। हाँ जी, प्लीज आगे चलें। हाँ जी। सो स्टोमा प्लेट और स्टोमा बैग वो 2 पीस सिस्टम में हो गए। एक 1 पीस सिस्टम में वो दोनों इकट्ठे जुड़े होते हैं। एक स्टोमा पेस्ट होता है, ये पेस्ट हम लगाते हैं तो उससे एक तरीके से, जैसे कि कभी भी दो अलग अलग किस्म की प्रकार की जो सरफेसेस होती हैं, जब वो कांटेक्ट में आती हैं तो उनका जो बॉन्डिंग होती है, उनका जो वो बनता है, जोड़ बनता है, वो पक्का मजबूत या वो लीक फ्री नहीं बनता। तो पेस्ट वो रोल प्ले करता है कि वो एक तरीके से एक लीक प्रूफ उनका जोड़ बन जाए जब वो हम यूज कर रहे हैं। और एक होता है स्टोमा बैग लुब्रिकेंट कम डिओड्रेंट। अब जो हमारा स्टूल है जो बैग के अंदर जब होता है तो वो क्या, उसको रिलेटिवली, मतलब कि वो ज्यादा चिपके ना बैग के साथ, तो हम थोड़ा सा डिओड्रेंट कम लुब्रिकेंट एक स्प्रे आता है, उसके 2-3 ड्रॉप्स अगर डाल दें हम, तो वो उससे एक तो स्मेल नहीं आती ज्यादा, जब हम खोलेंगे तब भी नहीं, और वैसे अदरवाइज स्मेली भी नहीं होगा। और दूसरा, थोड़ा प्रॉपर लुब्रिकेशन होगी, मतलब जब हम उसको खाली कर रहे हैं स्टोमा बैग को तो हमारे को दिक्कत कम आएगी। एक डायनाप्लास्ट टेप है, ये टेप जो मैंने बताई है चिपकाने के लिए होती है, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा सारे चीजें।
तो वो उसको क्या कहते हैं, जो बैग है उसको हम टेप अप्लाई करके स्टमक पे पूरा चिपका सकते हैं। और बेल्ट जो मैंने बताया था वो स्टोमा को एक जगह पे रखने के, स्टोमा बैग को एक जगह पे रखने के लिए। अगले उस पे चलेंगे प्लीज, अगली स्लाइड पर। हाँ जी। सो कोलोस्टमी के बाद क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी जरूरी है, वो एक ये है कि आपको अपने स्टोमा का ख्याल रखना है। स्टोमा क्या होता है? स्टोमा मतलब स्टोमा बैग नहीं, स्टोमा मतलब वो एक गोल सा लाल कलर का एक आपका थोड़ा सा जो इंटेस्टाइन को उन्होंने निकाल के किया होता है वो वाला पोर्शन आपका, उसको हम स्टोमा कहते हैं। और उसका थोड़ा सा आपको ध्यान इस तरह रखना है कि ये ना हो कि उस पे ही आप इंजरी कर ले। कई बार रफ हैंडलिंग वगैरह करके या कुछ ध्यान ना देके कहीं और ध्यान देके आप करेंगे तो इंजरी हो सकती है। स्किन का ख्याल रखना होता है कि जैसे हम वो टेप को रिमूव कर रहे हैं, केयरलेसली ना रिमूव करें, ध्यान से आराम से करें, मतलब बिल्कुल वो ना हुए। अगर हमारे को नजर आ रहा है कि उसकी क्या नाम है, स्किन आसपास थोड़ी सी रेड ज्यादा हो रही है, तो हम थोड़ा सा जब बैग चेंज करते हैं थोड़ा सा बेटाडीन सोल्यूशन लगा के हवा में रख दें, तो वो उससे स्किन की प्रॉब्लम भी ठीक। और तीसरी जो सबसे जरूरी बात है वो हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, कि यानी उसको हाथ नहीं लगाते रहना कि ये फुल है या खाली है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको थोड़ी देर बाद पता लगने लग जाएगा कि कैसा, नजर आके ही पता चल जाता है कि खाली है कि भरा हुआ है। और अपने हाथ को क्लीन रखने के लिए, क्योंकि हम हर जगह साफ नहीं कर सकते, तो सैनिटाइजर मैं सुजेस्ट करूंगा रखें अपने साथ। और पर्टिकुलरली जो लोग इंडवेलिंग कैथेटर यूज कर रहे हैं, मेरी तरह मैं दोनों यूज करता हूं, और टचवुड मेरे को 2022 से यूरिनरी इन्फेक्शन नहीं हुई। हालांकि मैं स्टोमा बैग एक तरफ होता है, दूसरी तरफ यूरो बैग होता है, कोई इन्फेक्शन नहीं होती। बट हाँ, आपको ख्याल रखना है कि जब आप बैग क्लीन कर रहे हैं तो आपका जो कैथेटर है वो साइड पे हो, उसको एक टॉवल से ढक दें, साफ टॉवल से ढकें। और दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली हाथ कभी भी नहीं लगाना, तो ये चीज का खास ख्याल रखना है। हाइड्रेटेड रहना है, ये सच। आपने शिशिर जी ने पूछा था कि कोई खाने का खास ख्याल रखना है, खाने का, उस टाइम पे मैं ये वाला पॉइंट भूल गया था कि हाइड्रेटेड हमें रहना है। पानी, वो तो वैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में कहते भी हैं, पर हमारे को पानी की मात्रा ज्यादा रखनी है, 3 से 4 लीटर प्रेफरेबली रखनी ही रखनी है, ताकि वो हमारा जो स्टूल है वो उतना हार्ड ना हो कि हमें उसको दिक्कत आए। उसी तरह जो गैस जिससे होती है खाने, उनको आप अवॉइड करें। जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, ये हर एक इंसान के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जो इससे कॉन्स्टिपेशन आपको हो रही है वो आप ना खाएं, और जो आपको लगता है कि आपको दिक्कत है पचाने में, वो आप ना खाएं, मेरे सजेशन में ना खाएं तो अच्छा है। थोड़ा हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल, ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो जनरली सभी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पर्सन्स को ध्यान में वैसे भी रखने ही होते हैं। एक और बात जो मैंने शायद पहले भी बोली थी, कि आप बैग को हाफ, जब आधा भर जाता है उससे ज्यादा भरने ना दें। आपको कई बारी ये हमारे को आप कहेंगे कि कैसे पता चलेगा कि आधा भर गया कि नहीं। हम जितना खाना खाते हैं, ठीक है, उतने उसके अकॉर्डिंग ही होता है, तो हमारे को अंदाजा लग जाता है कि कितने खाने से हमारे को, कभी हमने ओवर ईटिंग कर ली तो हाँ थोड़ा चेक कर लें बाथरूम में जाके 1-2 बार दोपहर में भी, कि हाँ कहीं वो आधे से ज्यादा तो नहीं हो गया है। तो अगर, और रात में मैं ये सुजेस्ट करूंगा कि रात में खाली करके ही सोएं, ताकि अगर रात में कई बारी हमने खाना खाया होता है दिन भर, रात में होता है, तो आधे से ज्यादा ना भरे तो बेटर है, नहीं तो वो भर के आपको मुश्किल आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। मेरे केस में अभी तक हुआ नहीं, बट ये मैं आपको सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ कि आधे से ज्यादा ना भरने दें तो दिक्कत आ सकती है। हाँ जी, अगला। तो उल्टा एक पेट पर। कॉमन एक कॉमन चीज मैंने सुनी है, इसके साथ आप प्रोन पोजीशन में नहीं लेट सकते, मतलब अपने हाँ स्टमक जी, पे नहीं लेट सकते। ये मैं आपसे एग्री करता हूँ, बट मेरे केस में मैं पहले इंडवेलिंग कैथेटर यूज करता था, तो मैं प्रोन पोजीशन पे जब लेटता था कई बार वो कैथेटर खिंच पड़ जाती थी, तो मेरे को मुश्किल आती थी। मैं प्रोन पोजीशन पे नहीं लेटा जब से मैंने इंडवेलिंग कैथेटर यूज किया है। तो मैं साइडवेज लेटता हूँ, या इस तरफ या उस तरफ, मैं बदलता रहता हूँ। तो मैं कभी भी प्रोन पोजीशन पे, और एक और बात, जब मैं लेटता हूँ तो मैं कैथेटर में और स्टोमा, हालांकि स्टोमा बैग के ऊपर भी मैं एक और कवरिंग लगा के रखता हूँ, उन दोनों के बीच में मैं एक कपड़ा रख के रखता हूँ, ताकि कोई मतलब मेरे को दिक्कत ना आए। सो
तो मैं साइडवेज ही लेटता हूँ, प्रोन आप नहीं लेट पाएंगे। और आप रादर लेटना तो दूर की बात है, लॉन्ग टर्म तो दूर की बात है, थोड़े टाइम के लिए भी प्रोन, बिकॉज वो तो आपका स्टोमा है वहां पे, तो स्टोमा डैमेज हो सकता है अगर आप प्रोन उसके ऊपर लेटेंगे। तो Okay, आप there is no cap or temporary सी taping वो करके उल्टा लेट जाओ, सी देर cap आर देर आर करके लेट वेज जाओ। देर आर वेज एंड मीन्स, बट आई डोंट नो, बिकॉज सेंसेशन ना होने के कारण हमारे को बेसिकली इंजरी भी नहीं होने देनी, बिकॉज बाहर तो ये भी होता है ना कि उनका जरा सा कुछ होता है वो 911 डायल, सॉरी जो भी है उनका नंबर, वो डायल कर देते हैं और उनके एकदम डॉक्टर्स आ जाते हैं। हमारे केस में अगर ब्लीडिंग हो जाए या इंजरी हो जाए, फिर हमारे को अस्पताल जाना एक अलग किस्म की वो प्रोसेस और वो है, तो मैं अवॉइड करता हूँ ये। अदरवाइज आप गद्दे रख के इस तरीके से कि वो आपका वो वाला पोर्शन है हवा में रहे, वो सब आप बहुत एफर्ट करके कर सकते हैं अगर आपके लिए वो इतना ज्यादा जरूरी है तो। राइट राइट। एंड व्हाट अबाउट फिजियोथेरेपी, जैसे स्टमक क्रंचेस करना या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, ट्विस्टिंग टर्निंग करना, वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें? प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप ट्विस्टिंग टर्निंग वगैरह करते हैं उसके बाद आप एक तो ध्यान रखें कि आपका कैथेटर और स्टोमा आपस में कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए जिस तरह आप ट्विस्टिंग एंड रोलिंग कर रहे हैं। दूसरी बात आपको ख्याल रखनी है कि आप चेक कर लें कि वो आपका लूज तो नहीं हो रहा। कई बार हम रिगरस फिजियोथेरेपी करते हैं, या वो वैसे तो रिगरस नहीं करनी चाहिए बट कई बार फ्लो फ्लो में हम कर जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि बैग तो नहीं खुल गया। तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि अगर आपने रोल्स किए हैं साइडवेज, साइड टू साइड, एक तरफ दूसरी तरफ, उसके बाद आप हर एक सेट ऑफ रोल जब आपके फिनिश होते हैं एक बार विजुअली देख लें कि वो कहीं से खुल तो नहीं गया है बैग। अगर खुल गया है तो मतलब खुल गया मीन्स वो थोड़ा सा जो मैंने बताया था वो वाला वाला पोर्शन है वो कई बार थोड़ा सा लूज होने हो गया तो प्रेस करके उसको बंद कर लें। सो इतना ही है, और इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, बट क्रंचेस जो आप बोल रहे हैं कि आप करके उस पे ही प्रेशर पड़ेगा, वो मैं नहीं करता। पहले मैं जरूर करता था बट अब मैं वो मतलब मैं थोड़ा सा, मेरी अप्रोच भी कॉशियस है कि मैं थोड़ा सा उसको बचा बचा के भी रखता हूँ। ओके, अंडरस्टूड। हाँ जी। सो अब मैं इक्विपमेंट एक बार दिखा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स का कर लेंगे। मेरी स्क्रीन आप मैं क्या करूंगा इसमें, शेयर स्क्रीन करूंगा, है ना? तो आप या तो मेरी शेयर स्क्रीन कर सकते हैं राहुल जी, या मुझे होस्ट बनना पड़ेगा? राहुल जी। नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। इफ यू जस्ट अगर पिन कर दें, आपकी स्क्रीन पिन कर दें तो फुल स्क्रीन हो जाएगी। सब सब आपकी स्क्रीन को पिन कर सकते ओके, राइट राइट। सो ये है बैग, और ये है, अलग अलग ब्रांड्स हैं। देखिए, मैं किसी एक ब्रांड को नहीं प्रमोट करता, कॉन्वाटेक है, होलिस्टर है, बाउ हेल्थ केयर जो इंडियन ब्रांड है वो है, फिर और मेडीफिलिक्स है, और काफी सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में अवेलेबल आपको। ये आपके केयर गिवर या डॉक्टर, आप सॉरी केयर गिवर बोल रहा हूँ, आपको जो स्टोमा जब सर्जरी होती है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो स्टोमा नर्स वहां आती हैं, वो आपको सुजेस्ट कर देंगे कि क्या क्या ब्रांड्स अवेलेबल हैं, आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको टू पीस के बारे में बताता हूँ। ये है प्लेट। सो इज इट विजिबल? सर ब्लर हो रहा है, सो ब्लर प्लीज को मैं बैकग्राउंड को ब्लर सेट करें। बैकग्राउंड को ब्लर करता हूँ। ओके, सो वो हटाना पड़ेगा मेरे को, है ना? एक बार सॉरी फॉर दिस। किस तरीके से करते हैं, वुड यू लेट मी नो? आई एम सॉरी, मैं ये वाला प्लेटफॉर्म कम यूज किया है। सो व्हाट इज द वे ऑफ डूइंग दैट? सर ऑप्शन में मोड में बैकग्राउंड एंड इफेक्ट्स हो, मोड। किधर मोड में? सॉरी, यस सर, बैकग्राउंड एंड इफेक्ट्स ऑप्शन, मोड। मोर में अ, नहीं, बैकग्राउंड एंड इफेक्ट्स नहीं है, दो तीन ऑप्शंस ही है मेरे पास। हम्म,
तो चलिए मैं ये ब्लर ही करेगा। नो तो प्रॉब्लम सर। सर अपने तो फेस के पास। दिस इज द प्लेट। हाँ दिख रहा है, इफ यू होल्ड इट अगेंस्ट योर शर्ट और योर फेस देन आराम से दिखेगा। ये प्लेट है, हाँ हाँ ये शर्ट प्लेट है। ये दिखेगा। अलग अलग तरीका है, ये अलग अलग साइजेस होते हैं। ये जो है ये अलग अलग इसके जो ये साइजेस हैं ये अलग अलग होते हैं। 57 है, 43 है। और ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम में ये बढ़ता घटता रहता है। हमारा जो स्टोमा का साइज है उसके अकॉर्डिंग आपको नजर आ जाता है कि इसका अगर कम हुआ हुआ है तो वो कम होल वाला मिल जाता है। और ये जो अगर आप ब्राउन ब्राउन देख रहे हैं ये मोल्डेबल होता है, इसको आप ऐसे खोल के ये खुल सकता है। ये आई नो आपको शुरू में लग रहा होगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप विश्वास करें ये बहुत आसान प्रोसेस है सारा। तो ये बैग है और ये ऐसे ये वेलक्रो लगा हुआ है बैग में, तो ये ऐसे खुल जाएगा, ये खुल जाता है। तो ये है, जब ये लगा हुआ होता है तो यहाँ पर पूरा के पूरा यहाँ पर कलेक्ट हुआ होता है। और जो आप खाली करते हैं वो आप खाली करते हैं ऐसे कि लगा हुआ होगा ऑफ कोर्स, तो आप यहाँ यहाँ से प्रेस करेंगे। आपने ग्लव्स पहने होंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप अपने हाथ बहुत अच्छी तरह से धो लेना आग। तो ये ऐसे प्रेस कर करके ये यहाँ से निकल जाता है। तो आप या तो किसी कोई नीचे कागज रख लें उसमें रख के कर सकते हैं, तो या टॉयलेट पेपर होता है उस पे कर सकते हैं, या आप एक मग एक स्पेसिफिक रख सकते हैं, मग में करके फिर वो मग को आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप टॉयलेट पेपर टॉयलेट रोल लेके इसको ऐसे ये ऐसे खुल जाता है, तो इसको ऐसे करके टॉयलेट पेपर से ये यहाँ यहाँ के पोर्शन से साफ कर सकते हैं। और ओकेजनली आप जैसे 5 दिन मैं यूज करता हूं तो 3 दिन बाद कभी कभी क्या करता हूं, मुझे लग रहा है कि वो बैग के बाहर से आपको ना इसके सॉफ्टनेस से पता चल जाएगा कि बैग चिपचिपा तो नहीं हो रहा। अगर मुझे लगता है बैग चिपचिपा हो रहा है तो तीसरे दिन के बाद मैं ये वाला जो है चीज रिंग ये लगती है इसके अंदर, ये यहाँ पर है, ये रिंग है, ये रिंग है। तो ये रिंग ये चिपकता है हमारे स्टमक के ऊपर और उसके ऊपर ये ऐसे उल्टा करके ये ऐसे लग जाती है, ऐसे लगा होता है। ये जो वाइट वाइट नजर आ रहा है आपको ये केसिंग है, ये सिर्फ प्लास्टिक की उसकी कवरिंग है और कुछ नहीं है। तो ये ऐसे लगा होता है। तो ये जो रिंग है ये आसानी से मतलब अगर मैं इसको इससे पकड़ के आराम से निकाल सकता हूँ, तो इसको निकाल के आप यहाँ से भी साफ यहाँ से भी साफ कर सकते हैं। ठीक है जी। सो ये हो गया 2 पीस सिस्टम। और पहले मैं इक्विपमेंट एक बार जल्दी जल्दी सारा दिखा देता हूँ। ये एक वो प्लेट है, पतली प्लेट जो मैं आपको बोल रहा था, जिसको मैं बैरियर प्लेट बोलता हूँ। ये अब नजर आ रही है, ये बैरियर प्लेट है। तो किसी की स्किन सेंसिटिव है तो ये बैरियर प्लेट लगाता है। बैरियर प्लेट में भी हम उतनी ही मोरी कर लेते हैं जितनी जितना ये है, ये वाली प्लेट की मोरी थी उतनी ही मोरी करके। अगर आपको लगता है आपकी स्किन सेंसिटिव है, जो कि मेरे केस में है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो एडिशनली ये मैं स्टमक के ऊपर लगाता हूँ, वो सीधा प्लेट नहीं लगाता, प्लेट इसके ऊपर लगाता हूँ। और उन दोनों के बीच में मैंने जो आपको पेस्ट बोला था वो ऐसा ये पेस्ट होता है। इसको हम जैसे नॉर्मल ट्यूब है वो लगा लेते हैं इसको। ये एक नॉर्मल पेस्ट है। सो इसका कुछ दिखने में नॉर्मल जैसे ये पेस्ट है, ये निकल के ये पूरा उसकी रिंग के इर्द गिर्द लगा लेते हैं डालने से पहले। और जो मैंने आपको टेप बोली थी, अगर आप देखेंगे कईयों के मसल स्प्रेन वगैरह नहीं हो जाता, उससे सिमिलर टेप है, वो चिपकने वाली नहीं होती, ये चिपकने वाली होती है। इसको हम डायनाप्लास्ट टेप बोलते हैं। ये टेप है डायनाप्लास्ट, ये स्ट्रेचेबल होती है। और ये अगर आप बल्क ऑर्डर करेंगे आपको इतनी महंगी नहीं पड़ेगी। तो ये डायनाप्लास्ट, इसको टुकड़े इसके टुकड़े काट काट के उसके इर्द गिर्द हम कर देते हैं, लगा देते हैं। मैं आपको ये बता दूं 45 मिनट से 1 घंटा लगता है पूरा, जब चेंज करता हूं मैं 5वें या 6ठे दिन। तो ये जो मैंने आपको बोला था एडहेसिव रिमूवर, अब ये तो बैग को चिपकाने के लिए तो मैं इसको काट के लगा दूंगा जैसे नॉर्मल टेप लगाते। अब मैंने बताया था जब रिमूव करूंगा तो मेरे स्किन पे डैमेज हो सकता है, उसको अवॉइड करने के लिए ये एक रिमूवर स्प्रे है। ये जस्ट एक ऐसे है,
तो ये स्प्रे करी जाओ और आप वो बहुत आसानी से उतरता रहता है। ये एक बैरियर स्प्रे है, तो जब लगाना है उससे पहले स्किन के ऊपर एक परत लग जाती है तो हमारी स्किन सेफ रहती है। मैं इस बैरियर स्प्रे के साथ साथ मैं एक एडिशनल वो बैरियर प्लेट भी यूज करता हूं जो मैंने आपको बताई थी, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है, नहीं तो ये प्लेट यूज करने की जरूरत नहीं है। ये वो एक पाउडर है, मैंने आपको बोला था इस साइज में आता है। ये काफी चल जाता है आपका, 2 महीने 3 महीने आराम से चल जाएगा पाउडर। ये पाउडर अगर आप उसके ऊपर लगाते हैं, जब आपने चेंज करना है, जब साफ, सबसे पहला स्टेप होता है, आपने सपोज करो ये लगा हुआ है बैग आपके, सबसे पहले आपने उसको स्प्रे लगा के रिमूव कर लेना है। रिमूव करके आपने उसको ट्रैश कर देना है। फिर आपने जो कॉटन मैंने आपको बोली थी, ऑफ कोर्स ग्लव्स आपने पहने होंगे, कॉटन से सलाइन वगैरह में डुबो के आपने पूरे एरिया को, पूरा आसपास अच्छी तरह साफ कर लेना है। साफ करने के बाद एक बार ये वाला पाउडर जो है, जिसको हम स्टोमा पाउडर बोलते हैं, नॉर्मल स्किन केयर का ये प्रोसीजर है, हम इसको पाउडर डाल देते हैं और 1 से 2 मिनट के लिए हम वेट करते हैं। ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि बैग के अंदर, पाउच के अंदर अगर स्मेल आ रही है या उसको डिओडराइज करना है, तो ये एक डिओड्रेंट कम लुब्रिकेंट है। तो ये सारा इसका इक्विपमेंट है। तो मैंने प्रोसेस आपको बताया, उसमें हमने साफ कर लिया। साफ करने के बाद हमने पाउडर लगा दिया। पाउडर को हमने 2 से 3 मिनट सूखने दिया। जब वो सूख जाता है उसके बाद हम लगाएंगे इसके ऊपर बैरियर स्प्रे। स्प्रे जो मैंने आपको बोला है, जो स्किन के ऊपर एक परत बना लेता है, पाउडर को झाड़ के, ऑफ कोर्स पहले पाउडर को झाड़ के फिर ये बैरियर हम स्प्रे लगा लेंगे। बैरियर स्प्रे जब हम एक बार लगा चुके हैं, उसके बाद हम ये जो प्लेट है, इसकी जो ओपनिंग है, ये वाली ओपनिंग जो वाइट वाली, दिस ओपनिंग, इसको हम थोड़ा सा हाथ से ही, ये स्ट्रेच हो जाती है, सो हाथ से ही उतनी स्ट्रेच कर लेंगे कि वो हमारा जो साइज है, कट जो स्टोमा का साइज है, वो हमारे को नजर आ रहा होता है ऊपर से। ये आपको पहली या दूसरी बार मेजर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि शुरू शुरू में अगर आप वो नर्स से करवाएंगे तो वो आपको बता देंगे कि आप इसको इतने साइज ही, वो पेपर पे मार्क करके बता देते हैं कि इतना खोल लो। तो ये उसके बाद हम ये खोल लेते हैं। इसको हम इसके इर्द गिर्द यहाँ पर पेस्ट लगा देते हैं अंदर की तरफ, ताकि वो प्रॉपर एक बॉन्ड बन जाए। और हम, ये बैग है, बैग के ऊपर भी पेस्ट लगा देते हैं। मैं आपको 2 पीस सिस्टम का कर रहा हूँ। इसको हम जोड़ देते हैं, इसको हम पेट के ऊपर लगा देते हैं। तो इसका ये पूरे का पूरा नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरे का पूरा प्लास्टिक वो नहीं है। सॉरी, आई एम सॉरी, ये इसका बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है। हाँ, सो इतना पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है यही इसका होगा। ये जो व्हाइट व्हाइट इसके बियॉन्ड है ये नहीं है। तो ये वाला पोर्शन है इसका चौरस, ये जो चौरस ये वाला बीच वाला पोर्शन है, ये जब ऊपर लगा होगा तो इसके ऊपर हम टेप लगा के, ऐसे क्रिस क्रॉस करके टेप लगा के हम अपने स्टमक पे चिपका लेते हैं। और इसके ऊपर क्योंकि ये वाला बैग लगेगा, बैग के अगर आप देखें पीछे ये हुक्स हैं, ठीक है, हम इसको इसके साथ जोड़ के, जो हुक्स हैं, हुक्स में बेल्ट आ जाती है। ये एक लुपी बेल्ट की इस तरफ आएगी, एक इस तरफ आएगी। ऑफ कोर्स आपके पिछली ऐसे होगा तो इस तरफ 2 लुपियां आएंगी और पूरी बेल्ट आपके स्टमक के इर्द गिर्द होगी। और वो जो बेल्ट होती है वो एडजस्टेबल होती है, कपड़े की बेल्ट होती है, वो एडजस्टेबल होती है। इस टाइम पे मेरे पास एक्स्ट्रा बेल्ट नहीं है, मैंने डाली हुई है। तो कपड़ा नहीं, एक कपड़े से थोड़ा सा ठीक मटेरियल होता है, और वो बेल्ट ज्यादा महंगी नहीं है और बहुत देर चल जाती है। तो आप उससे, अब आपका ये सारा सिस्टम है वो हो गया। जब आपने क्लीन करना है आपका, ये देखिए ये ऐसे बंद होगा, ये ऐसे बंद हुआ होगा नीचे की तरफ, ये ऐसे बंद हुआ होगा जब आपने क्लीन करना है सुबह। सो हमारे को एक बैठे बैठे एक ये फायदा होता है जो कि लोगों को इतना नहीं होता, तो वो अलग अलग अपना तरीका अपनाते हैं। बैठे बैठे ये चीज अभी तो मेरे मुंह के आगे मैंने रखी है, इसीलिए मेरे को थोड़ा सा इतना इजी नहीं है, नहीं तो अदरवाइज निचली तरफ होती है तो आराम से ये ऐसे ये खुल जाता है, ये खुल जाता है।
और आप इसको टॉयलेट रोल, टॉयलेट पेपर के अंदर या मग के अंदर, नीचे मग रखें, जब इसको खोल रहे हो मग के अंदर वो चले जाएगा। सो इसको साफ करके, थोड़ी सी इसको ओपनिंग को साइड से साफ करके आप इसको बंद कर दें। 10 से 15 मिनट में आपका काम पूरा कंप्लीट है। हाथ अच्छी तरह, अगर ग्लव्स पहने ग्लव्स उतार के वो करें, नहीं तो अगर ग्लव्स नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, हाथ अच्छी तरह पहले भी धो लें और बाद में एक बार की जगह 2 से 3 बार धोएं। खासकर हमारे कैथेटर का भी ख्याल रखना है इसीलिए। सो ये सारा प्रोसेस था। सो मेरे केस में मेरे को ये 10-15 मिनट से प्रॉब्लम नहीं है, 45 मिनट से प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ा है। आपके केस में आपको ये देखना होगा, प्लस अपने डॉक्टर से सलाह करके कि आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए। आप अपने केस में, इंडिविजुअल केस में जज कर सकते हैं। पर मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहूंगा, अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है तो फिर मेरी ओपिनियन में ये करवाने की जरूरत नहीं है। ये वो करवाएं जिनको दिक्कत महसूस हो रही है, चाहे उनको केयर गिवर करके दिक्कत महसूस हो रही है, चाहे उनको किस तरीके से। अच्छा, केयर गिवर भी इसको साफ ज्यादा आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि केयर गिवर ने भी ग्लव पहना हुआ है, वो क्लीन करा है आराम से। अगर आप मतलब जो हाई क्वाड्स हैं सपोज करें, उनको लगे कि हमारे तो फिंगर्स की प्रॉब्लम है, तो केयर गिवर भी आराम से वो दूसरा वाला प्रोसेस क्लीन करने से ये क्लीन करना कहीं ज्यादा आसान है। और खुद के लिए इंसान जिनको प्रॉब्लम आई है, लेट्स से जैसे मेरे को इसमें आई थी, मेरे केस में ये मेरी लाइफ काफी इससे पॉजिटिवली इम्पैक्ट हुई है। तो अभी तक की मेरी ये 2022 अक्टूबर से लेकर अभी आज देख लें मई 2024 है, 2 साल आने को आए हैं, तो अभी तक टच वुड मुझे नहीं कोई दिक्कत आई है। एक बार, सॉरी 2 बार मेरे को लूज मोशन लगी थी, क्योंकि मैंने उल्टा सीधा खा लिया था। हम कई बार बाहर खा लेते हैं, तो उसमें एक बात है, मैं हर रोज मेरे को चेंज करना पड़ रहा था, बिकॉज ये गंदा जल्दी हो जाता है। उस केस में, जिस केस में लूज मोशन है, नेचुरली इसमें फिर लिक्विड रहता है, दो लिक्विड लीक नहीं करता, ये लीक प्रूफ है। हम कोलोस्टमी करवा रहे हैं, एक प्रोसीजर होता है जिसको हम इलियोस्टमी बोलते हैं। उसमें जो आउटपुट आता है, क्योंकि वो एक पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन से आता है जहां पर लिक्विड फॉर्म ही होता है, वो लिक्विड ही होता है, वो फिर भी लीक नहीं करता। तो हमारा तो फिर भी स्टूल है, कोलोस्टमी के केस में तो फिर भी स्टूल है, लीक नहीं करता, बट हाँ बैग भरता बहुत जल्दी जल्दी है। तो इसीलिए अगर लूज मोशन लगी है तो 1 या 2 दिन के बाद आप बदल लें तो बेटर रहता है। सो अदरवाइज ये नॉर्मल केस आपके 5 से 6 डेढ़ साल में कितनी बार बैग से लीक हुआ है या बैग डिस्कनेक्ट हो गया है? ये लीक का मैं बात बताऊंगा आपको कि ये जरूर हुआ है कि शुरू में एक्चुअली जो वो नर्स आ रहे थे उनका अपना एक्सपीरियंस था, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ नहीं था, तो वो ना टेप ज्यादा नहीं लगाते थे। वो कहते थे कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराइए मत, वो नहीं लगाता। मैं उनको कहता भी था टेप थोड़ी ज्यादा लगा लो, बिकॉज मेरे केस में ये खुल सकता, तो वो थोड़ा खुल जाता था। तो वो 1-2 बार थोड़ा सा निकला है जब मैं सोया हुआ था, तो और वो भी निकल के फैला नहीं है, मतलब वो जैसे निकल के थोड़ा लग जाता है, बनियान ऊपर से पहनी होती है, बनियान पे थोड़ा लग गया था, वो 1-2 बार मेरे साथ हुआ है। वो भी इसीलिए हुआ है कि अगर मैंने वो ठीक से चीज नहीं करी। अदरवाइज आप सोने से पहले नेचुरली आप देखेंगे ही सोने से पहले कि कहीं हो तो नहीं रहा। जब आप तैयार हो रहे हैं तो आप उसको विजिबली देखेंगे ही कि अगर नेचुरली टेप ही उखड़ी हुई है या उखड़ गई किस तरीके से, कपड़े डालते डालते कई बार हमारे से केयरलेसली कुछ हो गया, या कुछ ज्यादा हमने एक्सरसाइज कर ली, उसमें वो टेप उखड़ गई और हमने उसको नहीं हाथ से वापस चिपका दिया, तो फिर लीकेज का चांस बन सकता है। अदरवाइज लीकेज का मेरी ओपिनियन में चांस नहीं है, प्रोवाइडेड आपने बैग को बहुत ज्यादा भरने ना दिया हो, आधे से ज्यादा। मेरे केस में वैसे ही इतने प्रोसेस में, इतने टाइम में इतना ज्यादा स्टूल होता ही नहीं है कि अगर दिन में 2 बार मैंने क्लियर किया है तो भरे ज्यादा, तो लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आई है। ओके, ग्रेट। एनी क्वेश्चंस में? संजीव जी, आप हो, लखनऊ से हो? आर यू विद अस? मृण्मय मैम ऑल्सो आस्क्ड अ क्वेश्चन, आई फॉरगेट, मैंने आंसर कर दिया था ना। इट वाज अबाउट कि कितनी हाँ, बार। मैंने स्मेल के बारे में पूछा था, आपने आंसर कर दिया। हाँ और वो तो कितने फ्रिक्वेंटली बाहर आता है हेलो, स्टूल बैग हाँ, में। एक स्मेल के बारे में मैम मैं एक और बात ऋषि ऐड जी करना आवाज आ रही है चाहूंगा। मेरी? बस 1 सेकेंड जी, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि मैं
सेंट स्प्रे यूज करता हूँ, बिकॉज मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ कि स्मेल ना आए, तो एक ये भी बात है, मैं स्प्रे यूज, ये नहीं है मैं सारा सारा दिन स्प्रे मारता रहता हूँ, बट सुबह जब मैं करता हूँ प्रोसेस उस टाइम पे, रात में भी जब मैं करता हूँ प्रोसेस तब मैं स्प्रे करता हूँ। हाँ जी बोलिए जी। संजीव श्रीवास्तव इज फ्रॉम लखनऊ। हाँ जी। आवाज आ रही है शिशिर मेरी? हाँ हाँ, तो कई बार उनसे बात हुई है, उनको भी काफी इश्यूज रहते हैं बाउल के, हाँ तो जी। वो भी काफी कुछ सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। ये आवाज देखो कहाँ से आएगी। संजीव जी, एनी क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हैं, एक मिनट, आपको भी सिमिलर इश्यूज हैं एम्ब्रॉयडरी मेरी के। आवाज आ रही है शिशिर आपको? हाँ हाँ, आवाज आ रही है हाँ जी। आप। हाँ शिशिर जी, बस मैं यही पूछना चाह रहा था कि देखिए, हम अभी हमको भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। आपको तो 25 ईयर्स के बाद ये प्रॉब्लम आई, हमको तो ये 12 और 13 ईयर्स के बाद ही ये प्रॉब्लम शुरू हो गई कि हेमोराइड्स बन रहे हैं, पीछे जो है वो बहुत ही अनकंफर्ट रहता है, पेन रहता है ना। तो मैं तो, आप जैसे कह रहे थे कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हो गई, हम भी यही चाहते हैं कि हम भी इस चीज को करें, लेकिन थोड़ा सा ये जो आपने बताया ना कि हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे या टर्निंग वगैरह करें, तो उसमें कि ऐसा तो नहीं स्पास्टिसिटी डेवलप हो जाए, फिर बाद में दूसरे इश्यूज हो जाए? देखिए स्पास्टिसिटी को कंट्रोल करने के लिए जो आपको एक्सरसाइजेस करनी है अलग अलग तरीके की, आपको थोड़ी सी ना वो उस तरीके से मॉडिफाई करनी पड़ेगी नेचुरली, क्योंकि जहाँ स्टमक में जहाँ स्टोमा लगा है, अगर आप उससे उस एरिया के ऊपर जोर डाल के कोई एक्सरसाइज करेंगे, जैसे हाथ टच हो, जोर प्रेस हो, वो वाली चीजें नहीं आप कर पाएंगे। बट बाकी आई थिंक आपकी जो बाकी जो फिजियोथेरेपी है, पैरों की फिजियोथेरेपी, मेरे को नहीं लगता वो इतनी इम्पैक्ट होएगी। अच्छा, एक बात और पूछनी थी, ये जो लोअर लोअर पीछे का लिम्स में आई डोंट थिंक कोई इशू है, लोअर लिम्स भी तो सभी कर सकते हैं, स्टैंडिंग वगैरह भी आई थिंक। ओनली थिंग, स्टैंडिंग, पकड़ना पकड़ना उठाना स्टमक से नहीं करना पड़ेगा, मे बी शोल्डर्स या पावर लिफ्ट या कुछ यूज करना पड़ेगा। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था शिशिर जी, जैसे पीछे की तरफ जैसे उन्होंने स्टेपल कर दिया, तो क्या वो पूरा सिस्टम खत्म ही हो जाता है, इनर्ट हो जाता है? तो क्या बेड सोर के चांसेस कम हो जाते हैं, या कि मान लीजिए कि इसके बाद अगर बेड सोर हो गया, इसके बाद अगर आप लंबा बैठ गए, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है, पहले तो आप डरते हैं कि कहीं स्टूल एक्सीडेंट्स ना हो जाए, इसलिए आप कम बैठते हैं। अब जो है, जब आप बिल्कुल ही फ्री हो गए, तो सोचता है कभी कभी आप ज्यादा बैठ जाए, और उससे उससे क्या बेड सोर होने के चांसेस होते हैं उसके बाद भी, या नहीं होते हैं? मैं सुबह 6 से 7 बजे बैठता हूँ और मैं रात को 10 से 11 के बीच में लेटता हूँ। मेरी जो हम्म। काम की रिक्वायरमेंट्स हैं, वर्क की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो ऐसी हैं। तो मैं आपको अपना, मैं रो कुशन यूज करता हूँ, मैं किसी कुशन की तारीफ नहीं कर रहा, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इसमें ये है कि जो स्टूल का आपने बोला कि परमानेंट है कि नहीं है, इसमें हाँ आपके हाँ। पास ऑप्शन है, आप टेम्पररी वाली सर्जरी, इसमें अगर आप चाहते हैं कि आप वापस उसी सिस्टम पे जाएं, तो कई लोग क्या करते हैं कि टेम्पररी ये करवा लेते हैं, फिर हेमोरॉइड की सर्जरी उन्होंने करवा ली, ठीक है, फिर हेमोरॉइड का जब सर्जरी कराने के बाद कुछ पीरियड होता है ठीक होने का, जब वो पूरी तरह ठीक हो जाता है, वो वापस उस सिस्टम पे आ जाते हैं। बट इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह पूरी, बिकॉज आपके स्पेसिफिक केस में कितना आपकी क्या एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है, वो डॉक्टर आपको बता पाएंगे। बट ये परमानेंट जरूरी नहीं है, ये परमानेंट सर्जरी हो कोलोस्टोमी, अच्छा, टेम्पररी भी हो। रिवर्सल, इसमें रिवर्सल हो सकता है, मतलब ये हाँ जी, ऑप्शन रहता है? हाँ जी, हाँ राइट। जी, और ठीक है, करवाते थैंक हैं यू। कई लोग। और दूसरी बात ये है कि प्रेशर सोर का चांस इसीलिए कम हो सकता है, बैठना तो चलो एक अलग रिलेटेड इश्यू नहीं है, बट कई बार कि स्टूल अगर लीक होता है, स्टूल एक्सीडेंट होते हैं, हम उस पर बैठे रहते हैं, तो हमारी स्किन इंपैक्ट हो जाती है, तो उससे राइट। प्रेशर सोर होता था। बट अब आपकी, क्योंकि वो वाला वहां स्टूल लगता ही नहीं है उस पोर्शन में, तो आपकी स्किन उस तरह से इंपैक्ट नहीं होगी। हाँ, बैठेंगे तो नेचुरली, अगर सही नहीं बैठेंगे तो वो तो फिर शोर हो सकता है, वो थैंक अलग यू। इश्यू है। हाँ जी, वेलकम। ठीक है, थैंक यू शिशिर। ओके, हमारी ऑल्सो तरफ आई से थिंक ओके। अगर और आप 2-3 घंटा कमोड चेयर पे नहीं बैठ रहे हैं तो ये अच्छा ही है स्किन के लिए। ये भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको एक और मजेदार बात बताऊं कि मेरे को, देखिए कई बार हम बाहर जाते हैं, वहाँ रूम एक्सेसिबल नहीं, होटल एक्सेसिबल नहीं, मैं और मेरी वाइफ गए हैं तो हमें कई जगह, हर जगह नहीं एक्सेसिबल मिलते, टॉयलेट एक्सेसिबल नहीं मिलते थे, क्योंकि जो चेयर होती है वो थोड़ी, अगर व्हील्स वाली चेयर है वो नहीं जा सकेगी टॉयलेट के अंदर। तो उस केस में, अब मेरे केस में ये हुआ, क्योंकि अब मेरे स्टोमा बैग है, तो मैं कॉर्नर में जाके बाथरूम के एकदम बाहर जाके वो वहां हमने
मैंने क्लियर कर लिया, हमने एक डस्टबिन टाइप या किसी ऐसा हाँ कोई वो तो है। उसमें फेंक दिया, तो मेरे को बाथरूम में जाने की जरूरत नहीं, टॉवल बाथ ले लिया, तो मेरे को स्टूल के लिए बाथरूम में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, कैथेटर के लिए नहीं पड़ी। तो हम थोड़ा सा उस तरह से एक्सपेरिमेंट कर, तो हमारे लिए वो थोड़ा आप एडजस्टमेंट कह लें, एडजस्टमेंट के हिसाब से पॉजिटिव कह लें, हमारे को उस बात का बेनिफिट हुआ है राइट। जी। सो और कोई क्वेश्चंस आप पूछना चाहेंगे, कोई भी आप में से प्लीज? आई थिंक काफी चीजें, मोस्टली सभी चीजें अपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। अगर चैटबॉट we can always reply हाँ। on chat. मैंने ईमेल भी आईडी अपना शेयर किया है, आई थिंक लास्ट स्लाइड में था। सो atulkaushal@driveonmyown.org। तो अगर कोई कभी भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मेरे से इस मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, प्लीज फील फ्री। अदरवाइज आप कभी भी कहेंगे कोई फॉलो अप सेशन, कोई भी, मैं किसी भी तरीके से कोई भी आंसर कर पाता हूँ, प्लीज फील फ्री कभी भी। आप कोई कुछ बीच में बोल रहा था शायद? यस सर, सुप्रिया फ्रॉम पुणे एक्चुअली। हाँ जी। शायद मैंने मिस कर दिया कि आपने बाथिंग के बारे में अगर कुछ बोला है तो कि ओह सॉरी, हाँ हाँ, गुड क्वेश्चन। ये मैं राइट 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 राइट, ये अच्छा क्वेश्चन है आपने। तो मैं क्या करता हूँ वन मोर कि थिंग कि हाँ मैं जी, रेगुलर स्विमर हूँ, तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि पानी में उतरना और वो सब पॉसिबल है या नहीं? Steps. देखिए बाहर जहाँ तक मेरे को आइडिया है कि शायद लोग स्विमिंग भी करते हैं, मैंने मतलब मेरे को नहीं। यूट्यूब पे काफी वीडियोस देखे हैं। आई थिंक काफी अच्छे स्विमर्स भी हैं जो ये यूज करते हैं, उसको सिक्योर कर लेते हैं एंड स्विमिंग रेगुलरली करते हैं। और बेदिंग के केस में जब मेरा लगा हुआ है, अगर तो मैंने वो सारा रिमूव करके क्लीन करना है वो बात अलग है। जब लगा हुआ है तो मैं क्या करता हूँ कि अगर आप जैसे कूड़ा फेंकने के लिए काले लिफाफे नहीं आजकल आते, काले बैग्स, तो काले बैग को एज इट इज उसके ऊपर रख के आसपास जो माइक्रोपोर टेप होती है वो लगा लेता हूँ, तो उससे वो गीला नहीं होता। बाकी अपना प्रॉपर नहा के फिर वो उतार देता हूँ, मतलब जब मेरा बैग लगा हुआ है। अगर बैग उतार के साफ करना है तब बात अलग है, फिर तो पानी पड़ता रहे, फिर तो इतना इश्यू नहीं है। बट हाँ, जब आपने बैग लगाना है वो उस टाइम पे आपकी स्किन ऑयली नहीं होनी चाहिए। यानी जैसे शैम्पू कई बार लगा रह जाता है ना थोड़ा सा, हमें तो लगता है उतर गया पानी से डालने से, या सोप लगा रह गया, वो अंदर अगर ज्यादा वो हो जाए वो प्रॉपर फिर चिपकता नहीं है। तो वो आपको अगर साफ जिस दिन अगर आपने करना है, नहाना उस टाइम पे है, तो फिर आपको उसको प्रॉपर सुखा के ये इंश्योर करना है। बट जब आपको उतारना नहीं है, आप वैसे डे टू डे नहा रहे हैं, तो ऊपर वो प्लास्टिक का जो बैग है, जो मैं तो ट्रैश बैग जिसको हम बोलते हैं, उसको चिपका के आसपास माइक्रोपोर टेप सारी तरफ चिपका के तो नहा लेता हूँ। वो गीला नहीं होता, वो तो सूखा रहता है। बाकी कई मैंने ट्राई किए थे, ऑनलाइन अवेलेबल थे प्रोडक्ट की जी इसको पहन लो, तो उससे वो सारे बेकार थे। एक तो उनकी फिटिंग प्रॉपर नहीं होती, और दूसरा वो, सो ये देसी जुगाड़ मुझे लगा कि मैं क्या, अल्टीमेटली तो उसको ढकना ही है ना हमने, तो ढकना किसी, मतलब वो बैग से ढक लिया और आसपास माइक्रोपोर लगाई और नहा लिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेली इसको हैंड शावर से या नॉर्मल शावर में गीला नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, गीला बिल्कुल नहीं करना जब हमने डाला, बिकॉज देखिए अगर आप गीला करेंगे तो आपकी जो टेप है वो उखड़ने का डर रहेगा। और आपका जो जो बैग है, अगर हालांकि वाटरप्रूफ है, पर आप ऊपर से अगर उसके पानी डाली जाएंगे तो वो थोड़ा बैग सॉइली सा हो जाता है, और थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है। तो गीला नहीं होने देना, जब बैग लगाया हुआ है तब नहीं गीला होने देना। ओके ओके, अंडरस्टूड। ये थैंक यू सुप्रिया जी, आई थिंक मैंने ये मिस कर दिया था पोर्शन। ये थैंक यू, आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं ये एड्रेस कर पाया। ठीक है, तो आई थिंक और क्वेश्चंस नहीं है तो वी कैन रैप अप एंड शैलेश कैन फॉलो अप। कुछ भी व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आएंगे तो वो रिप्लाई हाँ कर जी, सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक्स अतुल, थैंक यू अतुल वेरी सर नाइस अपना टाइम देने के लिए। एक्टिविटी। थैंक यू सिस्टर सर इतना
टाइम देने के लिए। अतुल सर थैंक यू, अपना इतना कीमती वक्त हम लोग को देने के लिए और इतना जानकारी देने के लिए। अरे नहीं थैंक यू। नहीं, थैंक यू शैलेश जी, थैंक यू शिशिर जी, एंड थैंक यू आप सबका, और सबको आपको सबको बेस्ट ऑफ लक।